हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट, हमने यूएससीएमए के लेक्चर से स्टार्ट कर दिए थे और हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, आपको ध्यान होगा, तो बेसिक्स हमने बहुत सारे डिस्कस किए थे। ठीक है, कुछ क्लासेस हमने बेसिक्स की बनाई थी जिसमें हमने जनरल एंट्री का कॉन्सेप्ट सीखा था, लेजर कैसे बनता है उसके कुछ बेसिक्स, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनल अकाउंट्स के बारे में डिस्कशन किया था। हमने लास्ट में फाइनल अकाउंट से रिलेटेड जैसे ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट सीखे थे ना। ट्रेडिंग, बैलेंस शीट के जो ट्रेडिंग या P&L होता है वो परफॉर्मेंस स्टेटमेंट होता है और बैलेंस शीट जो होता है वो पोजिशनल स्टेटमेंट होता है। मैंने कहा था ये जो हम बातें कर रहे हैं ये बिल्कुल बेसिक बातें हैं। अभी हमने बैलेंस शीट, P&L को पूरी तरीके से समझा नहीं है और हम लोग जो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम लोग यूएससीएमए जब, क्योंकि अब से हम प्रॉपर यूएससीएमए की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, अभी तक जो था वो बेसिक्स था। ठीक है ना, बेसिक्स बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब सीएमए करेंगे स्टार्ट, जैसे अब करेंगे, तो बार बार जनरल एंट्री के बेसिक बताना वो मतलब क्या है कि वो ठीक नहीं रहता कि मैं बार बार पर्सनल अकाउंट बताऊँ, रियल अकाउंट बताऊँ, नॉमिनल अकाउंट बताऊँ, और अगर नहीं बताते तो स्टूडेंट से कॉन्सेप्ट्स कई बार क्लियर नहीं रहते। तो इसलिए अपन ने कुछ डेडिकेटेड लेक्चर्स बेसिक्स के रख लिए हैं। अब आपका काम है ये है कि सबसे पहले तो उन लेक्चर्स को देख लो डायरेक्टली। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो तो ठीक है, अगर आपका बेस अच्छा है तो, और अगर बेस में थोड़ा सा भी इशू है तो आप उनको देख लो, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो मैंने बिल्कुल न्यू अपडेट करके पूरा स्टार्टिंग से अब जो है वो बनाया है। ये भी लेक्चर बिल्कुल अभी बन रहे हैं तो बिल्कुल फ्रेश लेक्चर है, आपको अच्छे लगेंगे। इसमें भी सारी चीज़ें जो है अपडेटेड यूज़ कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो अब अपन आगे स्टार्ट करते हैं। आज जो है हम लोग पार्ट 1 का जो सेक्शन ए है वो प्रॉपर तरीके से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये मेरा एक बेसिक प्रोफाइल है, बेसिक इंट्रोडक्शन है। ये सब मैं क्यों देता हूँ, क्योंकि आपको पता रहना चाहिए भाई, एक क्रेडेंशियल प्रूफ रहना चाहिए कि जिस टीचर से आप पढ़ रहे हो भाई एक्चुअल में वो खुद क्या है ना। ठीक है, तो आई हैव कंप्लीटेड CA इन 2011 बैच, है ना, 2011, और CMA मैंने 2013 में कंप्लीट किया था, इंडियन CMA, फिर CS, फिर कुछ और भी बातें हैं प्रैक्टिस CA का, या फिर जो भी एजुकेशन लाइन के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर मैं 2007 से ही था। ठीक है ना, जब से मैंने 12th स्टार्ट किया था तो कुछ उस टाइम पे पैशन भी था और मेन बात क्या था कि थोड़ी घर की परिस्थितियाँ भी ठीक नहीं थी, कोई फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं थी, तो स्टार्टिंग से ही मैंने पढ़ाना चालू कर दिया था। जब से CA स्टार्ट किया था तब से, और वो धीरे 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 हर लेवल पे पढ़ाते पढ़ाते अब तो मतलब ये मान लो कि आप 19-20 साल का एक्सपीरियंस है ही अभी पढ़ाने के अंदर। ACCA, USCMA, CPA वगैरह भी ये 12 साल 13 साल से ऊपर हो चुका है। ठीक है, अभी जयपुर बेस्ड है, जयपुर में CA की क्लासेस, ओरिएंटेशन क्लास और MCS क्लास आपको पता होगा, जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लास होती है वो भी मैं लेता हूँ। इंटरपर्सनल स्किल्स टाइप या ग्रुप डिस्कशन टाइप ये जो क्लासेस होती है ये भी मैं प्रोवाइड करता हूँ। और साथ में जो PW है फिज़िक्स वाला, उसमें भी CA की क्लासेस जो है मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो ऐसे करके एक बेसिक इंट्रोडक्शन है, आप चाहो तो पूरा पढ़ लो, मैंने बिल्कुल पूरा नहीं बताया। हाँ, ये क्लासेस जो है वो डेमो पर्पस के लिए यूट्यूब पे डालेंगे। देखो सारी क्लासेस मैं यूट्यूब पे नहीं डाल सकता, मैं जैसे पहले भी बताया था। ठीक है, तो अगर आपको पूरी क्लासेस चाहिए तो आप ऐप डाउनलोड कर लो, फाउंडेशन लर्निंग है, गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। iOS यूज़र है आप तो ऐप का नेम है क्लास प्लस, उसका ORG कोड पूछेगा आपसे, तो कोड ये लिख रखा YOEBP। ठीक है, ये iOS यूज़र्स के लिए है। डायरेक्टली लैपटॉप पे ओपन करना चाहते हो ऐप को तो ये पोर्टल का लिंक है, इससे आप जो है ओपन कर सकते हो। आपको कोई काउंसलिंग चाहिए, कोई क्वेश्चन है, कोई इशू है, कोई डाउट है, आप इस पर फ़ोन करके पूछ सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वेबसाइट का नेम ये है और यूट्यूब चैनल आप देख ही रहे हो, फाउंडेशन लर्निंग ये है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन है, उसका नाम है एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिस्टेंस। हमने पहले भी डिस्कस किया था USCMA में, मैं वापस बताता हूँ। टोटल जो है 6 सेक्शंस हैं। ठीक है, ABCDEF। सेक्शन ए जो है पूरा प्योरली रिपोर्टिंग से रिलेटेड है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब अकाउंट से रिलेटेड है। ठीक है, BCD कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड है मेनली। ठीक है, तो और एक बी के अंदर थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पार्ट भी आ जाता है, जो थ्योरी पार्ट है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है, ई जो है वो ऑडिट से रिलेटेड है और एफ टेक्नोलॉजी पार्ट है। तो ऐसे करके जो है टोटल 6 सेक्शंस में USCMA कवर होता है।
तो आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। ये गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स मैंने लिख भी दिए हैं यहाँ पे, हालांकि हम पढ़ चुके हैं बहुत डिटेल में। तो आपको पता है कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, वो दोबारा अपन डिस्कस नहीं करेंगे, पहले अपन ने क्लास में डिस्कस कर लिया है। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं कि पहली बात तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं क्या हैं, या ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होता है। ठीक है, देखो आप लोग जो शुरुआत से मतलब 11th और 12th से जो अकाउंट्स पढ़ते आ रहे हो, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो आपने जो अकाउंट्स पढ़ी है जिसमें पी एंड एल बैलेंस शीट बनाया है, उस अकाउंट्स को बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और उस फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। क्या ऑब्जेक्टिव होता है? फाइनल अकाउंट्स बनाना। फाइनल अकाउंट्स मतलब जैसे हम जानते हैं पी एंड एल बनाना और बैलेंस शीट बनाना, और भी 3 तरह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। फाइनल अकाउंट्स को ही क्या बोल सकते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब आपको अगर मेरी बेसिक्स क्लासे ध्यान है तो आपको चीज़ें ध्यान आ रही होगी, हमने ऐसा डिस्कस किया था थोड़ा बहुत, है ना। तो पी एंड एल बनाना, बैलेंस शीट बनाना, ठीक है, एक स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन कॉम्प्रहेंसिव इनकम, ठीक है, या स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, सो की बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, सॉरी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाते हैं। एक नोट्स टू अकाउंट्स भी बनता है और एक कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। तो आज की तारीख में हमारे जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं वो ये 5 होते हैं। ठीक है, पी एंड एल को हम इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनकम स्टेटमेंट। बैलेंस शीट को हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी बोलते हैं। ये कैसे बनाते हैं अपन धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, आपने पी एंड एल बैलेंस शीट का नाम जरूर सुना होगा, अगर कुछ भी याद नहीं है तो नाम तो सुना ही होगा। वैसे हमने लास्ट क्लास में इसके फॉर्मेट्स थोड़े से डिस्कस किए थे कि कैसे नॉर्मली बनता है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंट्स क्या होता है? ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होता है? रिपोर्टिंग मतलब वही अकाउंट्स के हम लोग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करें यूजर्स को फॉर द डिसीजन मेकिंग। ठीक है, देखो हर किसी, पहली बात तो अकाउंटिंग जो होती है वो बहुत टाइप की होती है ना। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ये भी एक अकाउंटिंग है, तो ये सबसे मेन अकाउंटिंग होती है। ऐसे ही होती है टैक्स अकाउंटिंग, जिसमें आप टैक्स कैलकुलेशन सीखते हो। एक होती है कॉस्ट अकाउंटिंग, मतलब ये सब अकाउंट्स की ब्रांचेज है, कॉस्ट अकाउंटिंग। एक होती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट या मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ऐसे एक सोशल अकाउंटिंग भी होती है। तो ऐसे बहुत सारे की अकाउंटिंग होती है, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि भाई फाइनल अकाउंट्स बनाना। और फाइनल अकाउंट्स क्यों बनाते हैं? क्योंकि जो भी जिन्होंने हमें पैसा दिया है कंपनी के अंदर, पैसा कौन देता है कंपनी के अंदर? शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स। जिन्होंने कंपनी के अंदर पैसा लगाया है वो सब चीज़ें जान सके। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल से बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं धीरे धीरे। तो फाइनल अकाउंट्स क्यों बनाते हैं? ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कंपनी के बारे में हर चीज़ पता रहे। हर चीज़ क्या मतलब? जो पी एंड एल देख लें तो पी एंड एल देखने से क्या पता लगता है कंपनी प्रॉफिट में कि लॉस में है, ये पता लग जाए। सेल्स कितनी है कंपनी के, एक्सपेंसेस कितने हैं। बैलेंस शीट देखने से फाइनेंशियल पोजीशन पता लगती है। तो ये सब बताना कंपनी का ऑब्जेक्टिव होता है। किसके हिसाब से? फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से। तो सर बाकी सब अकाउंटिंग का भी ऑब्जेक्टिव अलग अलग होता है क्या? बिल्कुल। जैसे टैक्स अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है टैक्स कैलकुलेट करना, ठीक है। तो टैक्स कैलकुलेट करके सरकार को हमें जमा कराना है, गवर्नमेंट को हमें पे करना है, तो वो टैक्स अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है। कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट को कैलकुलेट करना, उसके बाद कॉस्ट को कंट्रोल करना, ठीक है। अब जैसे पेन है तो इस पेन की कॉस्ट कितनी कैलकुलेट होगी? इसमें मटेरियल लगेगा, कुछ ना कुछ लेबर लगेगी, कुछ ना कुछ अदर एक्सपेंसेस लगेंगे, है ना। तो मटेरियल जैसे ये प्लास्टिक है या सिलिकॉन है, जो भी है, फिर उसमें कोई ना कोई लेबर के एक्सपेंस लगे, फिर उसमें कोई भी अदर एक्सपेंस, जहाँ पे ये पेन बना उसका रेंट फैक्ट्री का, ठीक है, या फिर उसका डेप्रिसिएशन असेट्स का, तो वो सब कॉस्ट का पार्ट है कि नहीं है, वो सब चीज़ें कैलकुलेट करी जाती है किसमें? कॉस्ट अकाउंटिंग में। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कॉस्ट को कैलकुलेट करना, कॉस्ट को उसको कैलकुलेट करने के बाद कॉस्ट को कंट्रोल करना, ठीक है, ज़्यादा ना बढ़े।
मैनेजमेंट अकाउंटिंग को ही आप बोलते हो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंस का मैनेजमेंट, पैसे का मैनेजमेंट। अगर मैं आपसे कहूँ तो मनी वाइज हम बात करें कि सबसे ज़्यादा पैसा कॉमर्स के अंदर किस फील्ड में है, और मतलब सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग चीज़ क्या है, तो वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जॉब्स होती है उसमें नॉर्मली जो पैकेजेस होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा होते हैं। क्या सर हमारे मैनेजमेंट अकाउंटिंग या फाइनेंशियल मैनेजमेंट कोर्स में है क्या? बिल्कुल। आपका जो CMA का पार्ट 2 है, US CMA का पार्ट 2, वो पूरा का पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे बेस है, ठीक है ना। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट जैसे, मतलब मैं आपको हिंट देता हूँ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जैसे आता है रेशियो एनालिसिस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, ठीक है ना। तो मैं नाम बोल के कंफ्यूज नहीं करना चाहता आपको, आपको लगेगा भैया भारी भारी नाम क्यों बोल रहे हो सर, हमें तो पता ही नहीं कुछ, तो आप छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप तो ये समझो कि एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी ब्रांच ऑफ अकाउंट्स होती है, और उसमें कंपनी क्या ऑब्जेक्टिव लेके चलती है? उसमें ऑब्जेक्टिव लेती है कि शेयर के प्राइस को बढ़ाना, मैक्सिमाइज करना, टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ शेयर। देखो ध्यान से सुनो, कभी भी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता कि कंपनी हमेशा प्रॉफिट कमाए, ये ऑब्जेक्टिव है, ऐसा नहीं है। कंपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या ऑब्जेक्टिव लेके चलती है? जो फाइनेंस मैनेजर होता है कंपनी के अंदर, वो क्या ऑब्जेक्टिव लेके चलता है? टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयरहोल्डर्स, टू मेक द शेयरहोल्डर रिच, टू इंक्रीज द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर, टू इंक्रीज द मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये सब मैंने बोला एक ही बात है सारी की सारी। क्या क्या बोला बताओ? अगर आपसे कोई पूछे वो सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, कि भाई मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ शेयर, कंपनी ऐसा काम करे कि शेयर की वैल्यू बढ़े, ठीक है। अब जैसे रिलायंस का शेयर है, अभी सपोज 2000 का चल रहा है, तो कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव होगा, जो फाइनेंस मैनेजर का ऑब्जेक्टिव होगा कंपनी के अंदर, वो क्या चाहेंगे कि भाई शेयर की वैल्यू बढ़े, ठीक है ना। आपको पता है ये जो इलॉन मस्क के CEO है, उनको क्या टारगेट दिया गया है? पहली बात तो जब अभी लास्ट मीटिंग हुई थी टेस्ला कंपनी की, तो इनका जो सैलरी है, इलॉन मस्क की सैलरी कुछ मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन शायद कुछ ट्रिलियन डॉलर के अंदर डिसाइड हुई है। 1 ट्रिलियन होता है, 1 ट्रिलियन होता है 1 लाख करोड़। कंफ्यूज होते रहते बच्चे, पहले उसको बिलियन में बताते हैं, फिर बिलियन को मिलियन में बताते हैं। इससे बढ़िया क्या है, सीधा बोलो 1 लाख करोड़, है ना। तो 1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा जो सैलरी है वो डिसाइड हुई है इलॉन मस्क की ड्यूरिंग द मीटिंग ऑफ टेस्ला। और उसके अंदर क्या तय हुआ कि भाई जो इलॉन मस्क है उसका मेन काम क्या रहेगा? टू इंक्रीज द मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी, मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन को बढ़ाना। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर। आपने कई कंपनीज देखी होगी, ठीक है, कि जिनका मार्केट, इसको बोलते हैं मार्केट कैप, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? मार्केट कैप। सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव कंपनी का यही होता है कि कैसे ना कैसे करके शेयर की वैल्यू बढ़ जाए। क्यों? क्योंकि शेयरहोल्डर्स जो हैं, इसीलिए उन्होंने पैसा लगाया है, वो यही चाहते हैं कि कंपनी के शेयर की वैल्यू बढ़े। अब बात देखो चली गई है तो थोड़ा सा कर ही लेते हैं ढंग से बात, है ना, अच्छे से, क्यों मैं इसको बीच में छोड़ूं। अब जैसे आप बात करो आज इंडिया में कि सर ऐसी कौन सी कंपनी है जिसका मार्केट कैप सबसे ज़्यादा है, तो वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का जो मार्केट कैप है वो 10 ट्रिलियन रुपीस से भी ज़्यादा है। डॉलर नहीं लगा रहा मैं, है ना, मतलब 10 लाख करोड़। 1 ट्रिलियन मतलब होता है 1 ट्रिलियन मतलब 1 लाख करोड़। 1 ट्रिलियन मतलब 1 लाख करोड़, तो 10 लाख करोड़ से भी ज़्यादा मार्केट कैप है रिलायंस का, ठीक है। अगर हम बात करें वर्ल्ड में ऐसी कौन सी कंपनी है जो सबसे बड़ी कंपनी है, वो है अभी एनवीडिया, जिसका मार्केट कैप 5 ट्रिलियन डॉलर से भी ज़्यादा है। इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है क्योंकि मार्केट प्राइस पर शेयर
डेली चेंज होती है। डेली क्या मतलब, पल पल में चेंज होती है, मिनटों में चेंज होती है, सेकंड्स में चेंज होती है। लेकिन इसका एनवीडिया का मार्केट कैप $5 ट्रिलियन से भी ज़्यादा रहता है कई बार। आपको हो सकता है ये डॉलर मतलब इतना नहीं समझ में आ रहा हो। जीडीपी है ना इंडिया की, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो अभी तक $5 ट्रिलियन पहुंची नहीं है, वो भी 4 पॉइंट समथिंग ट्रिलियन डॉलर से। और इंडिया की जीडीपी 150 करोड़ लोग जहाँ पे रहते हैं, 150 करोड़। और एनवीडिया की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो $5 ट्रिलियन से ज़्यादा है। ठीक है, मतलब सोक्रेट ने एक बात कही थी। सोक्रेट जानते हो क्या आप? सोक्रेट, प्लेटो, एरिस्टोटल, ये ग्रीक फिलोसफर्स थे। तो इसमें से सोक्रेट है ना, उसने एक बात कही थी, भाई जब भी कभी भी ज्ञान मिलता है तो पहले आश्चर्य होता है। इसका क्या मतलब है कि ज्ञान का पहला स्टेज होता है आश्चर्य, हैरानी होती है। तो कुछ नई चीज़ सीखते हैं तो थोड़ी सी एकदम से अच्छा ऐसा है ना, तो ज्ञान का पहला स्टेज है हैरानी होना, आश्चर्य होना। मैं नहीं कह रहा, सोक्रेट कहता है। तो आपको पता नहीं हुई है नहीं हुई, लेकिन देखो ये कितनी बड़ी बात है कि इतना ज़्यादा मार्केट कैप होना। तो आपसे कोई पूछे मार्केट कैप क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर। हालांकि ये सब सीएमए पार्ट 2 के अंदर आएगा। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग या फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ द शेयर, टू इंक्रीज द मार्केट कैप ऑफ द कंपनी। ठीक है, और लगे हाथ एक और बात बता देता हूँ। जैसे अभी इंडिया में सबसे ज़्यादा जो महंगा शेयर चलता है नॉर्मली एमआरएफ चलता है। एमआरएफ टायर आता है, वो करीबन करीबन 1.5 से 2 लाख रुपए का एक शेयर चलता है, आपको पता होगा शायद। तो 1.5 लाख से लेकर 2 लाख तक के बीच में एक शेयर। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सबसे बड़ी कंपनी इंडिया की एमआरएफ है। ऐसा क्यों है कि उसका शेयर इतना महंगा है? क्योंकि उसने शेयर को स्प्लिट नहीं किया। स्प्लिट मतलब होता है तोड़ना। ठीक है ना, अब जैसे आपके जेब में 500 का नोट पड़ा है, तो 500 के नोट को आप या तो 500 रुपये ऐसे ही रख लो 500 के, या फिर आप 500 रुपये के नोट को क्या करा सकते हो, छुट्टे करवा सकते हो। और छुट्टे करवाओगे तो क्या होगा, 100 के 5 नोट बन जाएंगे। मान लो आप 100 रुपये के छुट्टे करवाते हो तो कितने नोट हो जाएंगे, 5। इसे आपने क्या किया, 500 रुपये के नोट को स्प्लिट करा दिया। ऐसा क्यों करवाया? ताकि आपकी जेब में लिक्विडिटी बनी रहे, आप 100 रुपये आसानी से खर्च कर सकते हो, ना कि 500 रुपये। भाई हर जगह पे खुले वगैरह का इशू आता है। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको क्या कराया, स्प्लिट कराया। तो एमआरएफ टायर कंपनी ने आज तक कभी भी शेयर को स्प्लिट नहीं किया है, इसलिए वो शेयर बढ़ता रह रहा है, बढ़ता रह रहा है, बढ़ता रह रहा है। लेकिन जो ट्रू वैल्यू होती है वो शेयर की प्राइस से नहीं पता लगती। शेयर की प्राइस को नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब जैसे अगर किसी के पास एक 500 का नोट है तो ऐसा नहीं कह सकते कि वो अमीर आदमी है। लेकिन अगर दूसरा पर्सन है, उसके पास 100 के मान लो 10 नोट है, तो अपन को चेक करना पड़ेगा कि भाई एक्चुअल में ज़्यादा पैसे किसके पास है, जिसके पास 100 के 10 नोट है, ना कि जिसके पास 500 का एक नोट है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। आई होप कि आपके दिमाग में कुछ बात तो मेरी गई होगी। तो ऐसे करके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं अलग अलग अकाउंटिंग के। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि भाई हम लोग बनाएं क्या, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट या फिर जितनी भी ये सब चीज़ें हैं। वो क्यों बनाने हैं ये सब चीज़ें? टू प्रोवाइड द यूजफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द एंटिटी फॉर द डिसीजन मेकिंग, ताकि जो भी हमारे यूजर्स हैं अकाउंट्स के, बहुत सारे यूजर्स हैं होते हैं अकाउंट्स के, अभी हम पढ़ेंगे, तो उनको क्या मिले, डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्प मिल पाए। ठीक है, अबाउट द एंटिटी, एंटिटी मतलब जो उस कंपनी के बारे में। ठीक है ना, डिसीजन मेकिंग में। अब जैसे मान लो कि रिलायंस अपने अकाउंट्स क्यों बना के प्रेजेंट करती है शेयरहोल्डर्स को, ताकि जो शेयरहोल्डर है वो मतलब अपना डिसीजन ले पाए कि भाई हमें रिलायंस के शेयर बाय करने हैं, सेल करने हैं, या फिर हमें उनसे दूर रहना है। तो वो सब डिसीजन कैसे ले पाएंगे, जब कंपनी के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो अच्छे से प्रेजेंट होगी, हमें मिलेगी। ठीक है, इससे पता लगता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से कि कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है, सॉल्वेंसी कैसी है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है। ये नाम थोड़े से भारी लग रहे होंगे, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, या आपको लग रहा होगा सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी। ठीक है, तो देखो धीरे धीरे समझेंगे, हौले हौले, एकदम से तेज नहीं समझ सकते। ठीक है ना, मैं तो एक साथ समझा सकता हूँ सारी चीज़ें, लेकिन क्या होगा कि आपको
दिक्कत हो जाएगी ना, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ क्योंकि अब नाम आया है। तो लिक्विडिटी मतलब कि कंपनी की शॉर्ट टर्म जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है टू रीपे योर डेट्स, मतलब कंपनी शॉर्ट टर्म में कंपनी के पास पैसे हैं क्या, मतलब कंपनी के पास शॉर्ट टर्म में कोई इशू तो नहीं है। और सॉल्वेंसी मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन और एबिलिटी टू रीपे योर डेट्स, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कई कंपनी के अंदर लिक्विडिटी अच्छी होती है, कई कंपनी के अंदर सॉल्वेंसी अच्छी होती है, कईयों के अंदर दोनों अच्छी होती है, कईयों के अंदर दोनों खराब होती है, ठीक है। धीरे धीरे बात करेंगे, अभी एकदम से नहीं करना चाहता मैं सारी बातें। प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी के फाइनल अकाउंट्स जो होते हैं, जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, उससे ऑब्वियसली प्रॉफिटेबिलिटी तो पता लगती ही है, ठीक है। और कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब कि कंपनी में डेट कितना है, इक्विटी कितना है, ये सब चीज़ें भी पता लगती है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होता है, मतलब टू प्रोवाइड द यूजफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द एंटिटी फॉर द डिसीजन मेकिंग, है ना, ताकि जो भी पर्सन जो पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो अपना क्या ले पाएँ, डिसीजन ले पाएँ। अब कौन होते हैं यूजर्स वगैरह, वो अपन पढ़ेंगे। लेकिन देखो एक चीज़ ध्यान रखना कि जैसे मैं अभी आपको बता रहा था ना, सबसे अच्छी जॉब्स जो है, मतलब जो सबसे हाईएस्ट पेइंग पैकेज होता है, वो पूरे कॉमर्स के अंदर मैनेजमेंट अकाउंटिंग या फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बहुत अच्छा रहता है, जितना मैंने देखा है, ठीक है। तो वो क्यों रहता है, देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अभी क्योंकि लिंक आ रहा है इसलिए मेरे को बताना पड़ेगा। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जनरली अपन क्या बन सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, या स्टॉक मार्केट के अंदर एनालिस्ट। कौन होते हैं ये लोग, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, जैसे आपने फर्म सुनी होगी, क्या बोलते हैं उसको, क्या है, जेपी मॉर्गन, स्पेलिंग गलत हो सकती है ना, मॉर्गन एंड स्टैनली, ये सब क्या होती है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स होती है, ठीक है। और स्टॉक मार्केट के अंदर एनालिस्ट बनना भी क्या है, अपन बन सकते हैं। इनमें एनालिस्ट का भी बहुत सारा काम रहता है। काम क्या होता है इनका, भाई ये लोग है ना जो शेयर्स को एनालाइज करते हैं और फिर बताते हैं कि शेयर्स खरीदें या नहीं खरीदें। अब जैसे मान लो इंडिया के अंदर कोई शेयर है, सपोज मान लेते हैं एग्जांपल आइशर मोटर, सुना है नाम आपने? आइशर मोटर क्या बनाता है, जो गाड़ी है रॉयल एनफील्ड वो बनाती है। तो अब मैं आइशर मोटर का शेयर पकड़ के एनालाइज करने लग गया कि ये कैसा चलेगा फ्यूचर के अंदर, सब चीज़ें देखते हुए। तो मैं सबसे पहले क्या पकड़ूंगा, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कंपनी खुद दे रही है। सबसे पहले कंपनी के क्या देखेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लेकिन देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सारी अब इम्पोर्टेंट है, काम की बात आ रही है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मुझे सारी बातें नहीं मिलेगी जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मैं पूरा का पूरा एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हिसाब से नहीं कर सकता, मुझे और भी कुछ चाहिए चीज़ें। और मेरा दिमाग जो है दूसरी जगहों पे भी चलना चाहिए। कैसे कि कुछ एक्सटर्नल सिनेरियोज भी होते हैं, उनको भी चेक करना चाहिए कि मार्केट के अंदर, मतलब या उस कंट्री के अंदर या इकोनॉमी के अंदर पॉलिटिकल कंडीशन कैसी है ना, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, या आप कह सकते हो सोशल कंडीशंस कैसी है। क्या कंपनी के जो शेयर्स होते हैं या कंपनी के मतलब कंपनी इन सब चीज़ों से इफेक्ट करती है क्या? बिल्कुल इफेक्ट करती है। अब जैसे कहीं पे वॉर चल रहा है किसी कंट्री के अंदर, ठीक है ना, तो कंपनी पे भी ऑब्वियसली इफेक्ट आएगा इस चीज़ का। इकोनॉमी के ओवरऑल इकोनॉमी, केवल उस कंट्री की भी इकोनॉमी देख लो, पूरे ग्लोब की भी इकोनॉमी देख लो, ठीक है ना, उस पर भी देखो। जो भी सिचुएशंस चल रही है उस टाइम पे वो भी देखो, ठीक है। अब जैसे क्रूड ऑयल आता है, तो अब ये एशियन पेंट कंपनी है कोई, जितनी भी पेंट कंपनी होती है ना, इसमें एक मेजर रॉ मटेरियल होता है ऑयल। तो जब आप देखना, जब ये ऑयल के रेट बढ़ते हैं
तो इनके शेयर की जनरली प्राइस डाउन होना चालू हो जाती है पेंट कंपनी की। उसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि ऑयल क्या है उनके लिए? एक मेजर रॉ मटेरियल है, ठीक है ना। तो केवल मैं एशियन पेंट के फाइनल अकाउंट्स पढ़ के सारी चीज़ें नहीं देख सकता, सारी चीज़ें पता नहीं लगा सकता। मुझे चेक करना पड़ेगा कि एक्सटर्नली क्या चल रहा है। ऐसे ही मान लो ये जो आईटी सेक्टर की कंपनीज होती है, इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, ऐसी कंपनीज है, ठीक है ना। इंडिया में अगर इनकी बात करें, ये इंडियन कंपनीज हैं, तो इनके जो स्टॉक है वो दूसरी कंट्रीज़ पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, डिमांड पे। जैसे यूएस पे डिपेंड करते हैं। अब यूएसए जैसे ही कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाता है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप आ गए, डोनाल्ड ट्रंप ने कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दी, या कोई और ऐसा प्रेसिडेंट आ गया जिसने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि भाई इंडिया के जो है हम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज जो है उस पर थोड़ा सा कर्व करेंगे, या फिर हम H1B वीज़ा पे जो है कम इशू करेंगे, या उसकी फ़ीस बढ़ा देंगे, तो उससे क्या होता है? इन कंपनीज़ के ऊपर लॉस होता है, इन कंपनीज़ के शेयर पिटना चालू कर देते हैं। तो समझ में, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशंस कंटेन नहीं करती है, साथ में हमें दूसरी चीज़ें भी पढ़नी पड़ती है। अब ऐसा क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू में बना सकता है, ठीक है। तो धीरे धीरे बात करते हैं। देखो, तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कैन नॉट मीट ऑल द इन्फॉर्मेशन नीड ऑफ ऑल द यूजर्स, ठीक है। यही बता रहे थे मैं आपको, यही बता रहा था, मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि सारी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी चीज़ें जो है कंटेन नहीं करती है। देयरफॉर यूजर मस्ट ऑल्सो रिलाई ऑन अदर सोर्सेज, जैसे कि इकोनॉमिक फोरकास्ट, पॉलिटिकल कंडीशन एंड इंडस्ट्री आउटलुक्स। तो क्या पॉलिटिकल कंडीशन चल रही है, ठीक है ना। अब जैसे रशिया यूक्रेन वॉर चलता रहता है, ठीक है, या फिर ईरान का कोई इशू चल रहा है, या फिर ये पाकिस्तान अफगानिस्तान में भी चलता रहता है। तो इन सब चीज़ों से क्या है कि कंपनीज पे इफेक्ट आता है, ठीक है। अल्टीमेटली हमें कई बार पता भी नहीं रहता, बट इतना डेप्थ में जाके इफेक्ट आता है कि हो सकता है कि कंपनी का वो एरिया मार्केट हो, या फिर कंपनी के लिए वो एरिया जहाँ पे चल रहा है इशू वो रॉ मटेरियल लेने की जगह हो, ठीक है, या फिर कोई मेजर सप्लाई चेन वहाँ पे अटकी पड़ी हो। तो ये सब इश्यूज आते हैं, तो हमें केवल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे रिलाई नहीं कर सकते। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एम टू प्रोवाइड मैक्सिमम यूजफुल इंफॉर्मेशन बट विद इन द इनहेरेंट लिमिटेशन। तो मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का काम क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, लेकिन उसकी भी कोई इनहेरेंट लिमिटेशंस है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा अपन ध्यान से और समझेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्या लिमिटेशंस होती है, ठीक है। ये मैंने यही चीज़ जो है इसको डायग्राम्स में बनाने की कोशिश करिए ताकि आपको जल्दी समझ में आए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के हिसाब से। आपसे पूछ सकते हैं व्हाट आर द डायरेक्ट यूजर्स एंड इनडायरेक्ट यूजर्स, ठीक है, कि कौन कौन डायरेक्ट यूजर होते हैं, कौन कौन से इनडायरेक्ट यूजर होते हैं। डायरेक्ट यूजर वो होते हैं जिन्होंने जो डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं कंपनीज से, है ना, ठीक है, जिन्होंने कंपनी के अंदर डायरेक्टली कोई पैसा लगा रखा है, या किसी भी तरीके से स्टेक कंपनी के अंदर डायरेक्टली उनका लगा हुआ है। लेकिन इनडायरेक्ट यूजर वो होते हैं जो खुद तो डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करते, लेकिन वो डायरेक्ट यूजर्स के बिहाफ पे काम कर रहे हैं। इनडायरेक्ट यूजर्स कौन होते हैं? जो खुद ने तो डायरेक्टली पैसा नहीं लगा रखा कंपनी के अंदर, लेकिन वो डायरेक्ट यूजर्स के बिहाफ पे काम कर रहे हैं। जैसे डायरेक्ट यूजर्स के बिहाफ पे कौन काम करते हैं? जैसे एनालिस्ट। कौन होते हैं? स्टॉक मार्केट में एनालिस्ट। वो क्या बताते हैं कि भाई शेयर खरीदो, नहीं खरीदो, बेचो वगैरह जो भी है, ठीक है। तो वो एनालिस्ट कौन होते हैं? इनडायरेक्ट यूजर्स होते हैं। गवर्नमेंट या फिर रेगुलेटर्स। रेगुलेटर्स किसके बिहाफ पे काम कर रहे हैं? रेगुलेटर काम कर रहे हैं किसके बिहाफ पे? डायरेक्ट यूजर्स के बिहाफ पे। अब मैंने एक टर्म यूज किया रेगुलेटर, कई लोगों को समझ में आया होगा, कई लोगों को नहीं समझ में आया होगा। रेगुलेटर कौन होता है? जो रेगुलेट करता है, ठीक है। जैसे यूएस के अंदर स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है एसईसी, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन। ये यूएस के अंदर स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर है। इंडिया में स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है सेबी, ठीक है। यूएस में जो बैंक्स है, बैंक्स पे रेगुलेशन रखता है वो फेडरल बैंक रखता है। कौन रखता है? फेडरल बैंक, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं फेड। और इंडिया में आरबीआई। ऐसे ही अगर आपने देखा होगा तो इंडिया में जैसे टेलीकॉम का रेगुलेटर कौन है? ट्राई, ठीक है, और इंश्योरेंस का आईआरडीए। तो ये सब कौन होते हैं? रेगुलेटर, जो इंडस्ट्रीज के अंदर टॉप पोजीशन पे बैठते हैं और रेगुलेट करने का काम करते हैं, ठीक है।
तो रेगुलेटर डायरेक्ट यूज़र होते हैं, इनडायरेक्ट यूज़र होते हैं? क्या रेगुलेटर ने खुद ने पैसे लगा रखे होते हैं किसी कंपनी में? नहीं, लेकिन वो इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे काम करते हैं, चेक करते हैं सब चीज़ें सही हो रही है नहीं हो रही है। तो डायरेक्ट यूजर्स कौन होते हैं? दोज पर्सन विच आर डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द रिजल्ट्स ऑफ द कंपनी। तो डायरेक्ट यूजर्स कौन हो गए? जैसे इन्वेस्टर हो गए, पोटेंशियल इन्वेस्टर, मतलब भी उन्होंने शेयर खरीदे नहीं है लेकिन खरीदने का सोच रहे हैं। एम्प्लॉयज़ डायरेक्ट यूज़र होते हैं, है ना। अब कोई कंपनी बंद होने वाली है तो एम्प्लॉयज़ को भी तो पता होना चाहिए ना कि भाई कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, लॉस कमा रही है, क्या फ्यूचर क्या है कंपनी का जिसमें हम काम कर रहे हैं। कंपनी का मैनेजमेंट, सप्लायर, क्रिकेटर, ये सब लोग कौन होते हैं बताओ? डायरेक्ट यूजर्स होते हैं, जिनका डायरेक्टली उस कंपनी में किसी ना किसी तरीके से स्टेक होता है, चाहे उन्होंने कंपनी के अंदर पैसे लगा रखे हों, चाहे किसी कोई और वजह हो। बट देखो, और एक और चीज़, डायरेक्ट यूजर्स मतलब क्या है? खुद फाइनेंशियल रिस्क बियर करते हैं और वो लॉस भी सफ़र कर सकते हैं अगर कंपनी को कोई ना कोई फाइनेंशियल डिफिकल्टी आती है तो। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। इनडायरेक्ट यूजर्स कौन होते हैं? इनडायरेक्ट यूजर्स वो होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं किसको? डायरेक्ट यूजर्स को। जैसे कौन होते हैं ये? फाइनेंशियल एनालिस्ट, ठीक है, एनालिस्ट समझ में आ गया, जो शेयर्स को एनालाइज करते हैं और बोलते हैं खरीदो बेचो। आप केवल एनालिस्ट शेयर्स को एनालाइज नहीं करते, कुछ अलग अलग कंट्रीज को भी एनालाइज करते हैं। जैसे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती है, जैसे वर्ल्ड में बताओ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के दो चार नाम बताओ, फेमस बहुत ज़्यादा। एक तो है मूडीज, ठीक है, और कौन है? जैसे इंडिया में चलती क्राइसिल, इकरा, बाहर चलती है S&P, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स, ठीक है। तो ये सब कौन होते हैं? क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। ये ना केवल कंपनीज को रेटिंग करते हैं, कंपनीज को तो रेट करते ही ये लोग, साथ में अलग अलग देशों को भी क्रेडिट रेटिंग प्रोवाइड करते हैं। सर इस बात से फ़र्क क्या पड़ता है? जैसे गूगल रेटिंग होती है ना, तो गूगल रेटिंग के बिहाफ पे आप चेक करते हो कि भाई कोई चीज़ अच्छी है, कोई चीज़ नहीं है, ख़राब है, क्या है, प्रोडक्ट सही है नहीं है, सर्विस सही है सर नहीं है। तो वैसे ही क्या है, कंट्रीज़ और कंपनीज दोनों को रेटिंग अच्छी मिलने का मतलब अच्छी मिलने की चाहत होती है। क्यों? बिकॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। अगर क्रेडिट रेटिंग अच्छी होगी इन कंपनीज की तो इनके पास क्या आता है? इन्वेस्टमेंट्स अच्छा आता है, ठीक है। मैं देखो केवल थ्योरी नहीं पढ़ाता, मैं प्रैक्टिकल चीज़ों के साथ लिंक कराता हूँ ना, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिकल भी चीज़ें समझने को मिलेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि केवल मैं किताबी ज्ञान दूंगा, तो किताबी ज्ञान तो रहेगा ही ऑब्वियसली, वो तो पूरा करना ही है अपन को, ठीक है। बट प्रैक्टिकल नॉलेज इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि भाई आप जब पढ़ के जाएँ यहाँ से, जब आप CMA पढ़ के जाएँ या फिर आप पढ़ रहे हैं तो आपके अंदर कोई चेंजेस आए, ठीक है ना, और वो चीज़ आप रिफ्लेक्ट करें मार्केट में जाके कि हाँ ये एक्चुअल में हमने सीखा है, तो हम कुछ अलग हैं पहले से, है ना, ठीक है। वैल्यू एडिशन होना चाहिए अपना किसी ना किसी तरीके से। ऐसा नहीं कि केवल हमें डेबिट क्रेडिट आ गया, डेबिट क्रेडिट तो बहुत छोटी सी चीज़ है, वो तो आना ही है, वो तो कहाँ जाएगा, ठीक है। तो इनडायरेक्ट यूजर्स कौन होते हैं? इनडायरेक्ट यूजर्स मतलब जो रिप्रेजेंट करते हैं किसको? डायरेक्ट यूजर्स को। जैसे एनालिस्ट हो गए, है ना, एडवाइजर्स हो गए, या फिर कोई रेगुलेटरी बॉडी जैसे स्टॉक मार्केट, एक्सचेंज वगैरह, ये सब चीज़ें ना। इनडायरेक्ट यूजर्स किसके लिए काम करते हैं? इनडायरेक्ट यूजर्स काम करते हैं किसके लिए? डायरेक्ट यूजर्स के लिए, ठीक है। तो ये एनालिसिस करते हैं, रेगुलेशन करते हैं, गाइडेंस प्रोवाइड करने का काम करते हैं, रादर देन फॉर द डायरेक्ट फाइनेंशियल एक्सपोजर। लेकिन इनका डायरेक्ट फाइनेंशियल एक्सपोजर नहीं होता है। तो कौन कौन से यूजर होगा बताओ? एक तो डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। इसी तरीके से कंपनी के अंदर इंटरनल यूजर भी होते हैं और एक्सटर्नल यूजर भी होते हैं। इंटरनल, अब ये तो बिल्कुल सिंपल है, इंटरनल यूजर मतलब जो कंपनी के अंदर है, और एक्सटर्नल यूजर मतलब कंपनी के बाहर। जैसे इंटरनल यूजर कौन होंगे? मैनेजर्स होंगे, एम्प्लॉयज होंगे, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, ठीक है। ये सब कौन होते हैं? इंटरनल यूजर्स। और एक्सटर्नल यूजर्स कौन हो गए? अब जैसे कंपनी के सप्लायर्स हो गए, वो एक्सटर्नल यूजर है क्योंकि वो कंपनी के अंदर थोड़ी है, ठीक है। तो सप्लायर हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, लेंडर्स हो गए, ये सब कौन होते हैं? ये सब एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। अभी पढ़ते हैं कि करके, पहले इंटरनल यूजर पे आते हैं। इंटरनल यूजर मतलब जो कंपनी के अंदर बैठ के डिसीजन लेते हैं, ठीक है। जैसे कौन कौन आ गए? मैनेजर्स, एम्प्लॉय, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वगैरह, वो। तो अब जैसे, अब बहुत सिंपल है, मैनेजर क्यों पढ़ते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्यों पढ़ते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एम्प्लॉयज़ क्यों पढ़ते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट? बताओ, मैनेजर क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि मैनेजर को टास्क मिला होता है कि भाई आपको कोई ना कोई प्रॉफिट कम बढ़ाना है सेंटर का। अब जैसे किसी को सेंटर मैनेजर बना दिया सपोज,
मान लो कोई कोचिंग इंडस्ट्री है तो वहाँ पे एक कोचिंग चलती है एक जगह पे ब्रांच में, तो उसको एक सेंटर मैनेजर बना दिया। तो उनका टास्क क्या रहेगा कि भाई सेंटर में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आए, एनरोलमेंट बढ़े, ठीक है ना, प्रॉफिट में चलना चाहिए, लॉस में नहीं चलना चाहिए। तो मैनेजर का काम क्या होता है? मैनेजर का काम होता है कि भाई ऑपरेशनल काम देखना है ना, ठीक है। उसके लिए वो कंपनी के चेक करते रहते हैं प्रॉफिट वगैरह आ रहे हैं नहीं आ रहे, तो इसलिए वो क्या करते हैं कि ऐसे डिसीजंस लेते हैं जैसे मेक और बाय, शट डाउन एनी प्लांट, ठीक है, ये सब। अब जैसे मेक और बाय मतलब क्या होता है कि हम चीज़ खरीदें या बनाएं, इसे क्या बोलते हैं? मेक और बाय। तो ये आप कॉस्टिंग में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो कॉस्टिंग में समझेंगे। शट डाउन एनी प्लांट मतलब अब जैसे किसी प्लांट में कोई कॉस्ट ज़्यादा लग रही है या किसी सेंटर में कोई कॉस्ट ज़्यादा लग रही है तो हम उसको क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। तो ये सारे डिसीजन कौन लेता है? मैनेजर्स। तो इसलिए मैनेजर्स क्या करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। तो ये तो नॉर्मल बात है कि भाई आपसे कोई नहीं पूछेगा कि मैनेजर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों पढ़ते हैं या एम्प्लॉइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों पढ़ते हैं। बस ये पता होना चाहिए कि इंटरनल यूजर कौन होते हैं, एक्सटर्नल यूजर कौन होते हैं, इनका डिफरेंस अपन को क्लियर होना चाहिए। फिर ये प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डे टू डे रनिंग वगैरह के लिए भी काम में लेते हैं। तो ये कोई नॉर्मल बात है, ऐसे कोई खास बात नहीं है। एक्सटर्नल यूजर्स कौन होते हैं? ये जिन्होंने जो बाहर से कंपनी के अंदर क्या है किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब जैसे इन्वेस्टर्स सबसे मेन तो यही होते हैं, है ना। कंपनी जैसे हमने पढ़ा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ द शेयर्स। लेंडर कौन होता है? लोन देने वाले लोग। तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों चेक करते हैं? भाई कोई कंपनी अगर लोन लेने आ रही है किसी बैंक के पास, और बैंक क्या है, जैसे मान लो कोई बैंक है सपोज HSBC बैंक है, तो HSBC बैंक की ड्यूटी बनती है ना चेक करने की कि भाई जिसको हम लोन दे रहे हैं कहीं वो डूबेगा तो नहीं। तो इसलिए वो बहुत सारी चीज़ें चेक करती है ना। तो ये कौन हो गए? एक्सटर्नल यूजर्स हो गए। अब किसी ने पहले से लोन दे रखा है, मान लो HSBC बैंक ने पहले से लोन दे रखा है, तो HSBC बैंक क्या करेगी? बीच बीच में अकाउंट्स मंगाती रहेगी, ठीक है, किसके? उस कंपनी को जिसको HSBC ने लोन दे रखा है। उसका पर्पस क्या है अकाउंट्स मंगाने का? चेक करना कि भाई कंपनी के अंदर जो लोन है, जो कंपनी ने दिया, मतलब कंपनी को जो लोन मिला है बैंक से, वो सिक्योर्ड है या नहीं है। तो ये तो नॉर्मल बात है, लेंडर्स वगैरह तो होते ही हैं, ठीक है ना, जो अकाउंट्स में इंटरेस्टेड होते हैं। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स एंड फाइनेंशियल एनालिस्ट, अभी तो हमने पढ़ाई था कि जो फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं वो कंपनी के अकाउंट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको क्या देना होता है? एडवाइस देनी होती है। रेगुलेटर्स भी होते हैं क्योंकि इनको कंप्लाइंस वगैरह चेक करना होता है। बॉन्ड रेटिंग एजेंसी जैसे हमने अभी डिस्कस किया, ठीक है। तो रेटिंग एजेंसीज होती हैं जितनी भी है, वो भी क्या होते हैं? एक्सटर्नल यूजर्स होती है। वो क्या देती है? वो रेट देती है, मतलब बॉन्ड्स को क्या करती है? रेटिंग करती है। आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आपने पढ़ा होगा किसी को AAA रेटिंग मिलती है, किसी को BBB रेटिंग मिलती है, किसी को C मिलती है, ऐसे करके रेटिंग्स मिलती है, ठीक है। तो एक और चीज़ अपन को ध्यान रखनी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूज़र्स को क्या माना जाता है कि उनकी रीजनेबल नॉलेज है बिजनेस की, इकोनॉमिक एक्टिविटी वगैरह की समझने की, ठीक है। अब जैसे बैलेंस शीट प्रेजेंट करी जा रही है, P&L प्रेजेंट करा जा रहा है, उसमें IFRS का नाम लिया जा रहा है या US GAAP का नाम लिया जा रहा है, तो कंपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है वो एक हिडन अजम्पशन लेके चलती है कि जो भी पर्सन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ रहा है या जिसके लिए भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, उनके पास क्या है? एक रीजनेबल नॉलेज है किसकी? बिजनेस की, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की, और उनको वो चीज़ें समझ में आती है। क्लियर हुई क्या बात? ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आपसे पूछ सकता है भाई ये चीज़, है ना, एग्ज़ाम में भी, इंटरव्यू में भी, कि कंपनी की ड्यूटी थोड़ी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बैठ के समझाएगी जो यूज़र्स हैं, ठीक है। माना जाता है, अज्यूम करा जाता है क्या, कि जो भी फाइनेंशियल यूज़र है, जो भी यूज़ कर रहा है अकाउंट्स को, उसके पास एक अच्छी नॉलेज है, रीजनेबल नॉलेज है ना, और वो जो भी काम कर रहा है वो डिलीजेंस से कर रहा है, मतलब ड्यू डिलीजेंस लगा के कर रहा है, बिल्कुल समझदारी से कर रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना पढ़ लेते हैं अपन, सफिशिएंट है मेरे हिसाब से। फिर अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कितने तरह के होते हैं धीरे धीरे यहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, बट आप रिवीजन करना। टॉपिक जो है अब चालू हो चुके हैं फॉर्मली एक तरीके से, और आज हमने कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं पढ़ी है। आज हमने जो डायरेक्ट यूज़र, इनडायरेक्ट यूज़र और इंटरनल यूज़र और एक्सटर्नल यूज़र्स, बस यही पढ़ा है मेन। तो इसको आपको रिवाइज करना है, ठीक है। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।